Hello everyone, welcome to my YouTube channel Homeopathy is Everywhere. Today I will take another lecture of practice of medicine, and today's topic is pulmonary tuberculosis, which is a very important topic as it is asked frequently in the examination. Before starting, I would like to tell that on my channel there is a playlist of practice of medicine in which I have discussed some topics of respiratory system which are important. So do visit that playlist and watch the lectures that will be useful to you. So let's start our today's topic. Pulmonary tuberculosis definition. It is chronic and contagious disease caused by Mycobacterium tuberculosis which affects lungs, pleura and mediastinal lymph nodes. So pulmonary tuberculosis क्या है? एक chronic disease है और infectious disease है जो बैक्टीरिया से होती है which is Mycobacterium tuberculosis और it is pulmonary, so it affects lungs, pleura and mediastinal lymph nodes. Etiology. Causative organism Mycobacterium tuberculosis. So हमने पढ़ा कि पल्मोनरी टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि एक एसिड फास्ट बैसिलाई होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट एयरबॉर्न, सो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू टीबी का ट्रांसमिशन होता है. कफिंग स्नीजिंग बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ये कंटेजियस डिसीज है, तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज कर रहा है तो उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है. इनहेलेशन और इंजेक्शन ऑफ स्प्यूटम कंटेनिंग बैसिलाई, अगर जो स्प्यूटम है उसमें इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है तो उसके इनहेलेशन या इंजेक्शन से टीबी का ट्रांसमिशन होता है. नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स. तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ट्यूबरक्यूलोसिस को बढ़ा देते हैं? दे आर फर्स्ट malnutrition. Malnutrition it increases the risk of tuberculosis. पुअर और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो ऐसे लोग जो पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, जिनकी या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, तो ऐसे लोग दे आर प्रोन टू ट्यूबरक्यूलोसिस. इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स लाइक HIV और रेड्स, सो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है लाइक HIV या एड्स की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, तो उस समय जो टीबी का चांस होता है वो बढ़ जाता है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर की फैमिली हिस्ट्री है ट्यूबरक्यूलोसिस की, सो इट इंक्रीजेज द रिस्क दैट. ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसे लोग जिनमें ड्रग एडिक्शन है, स्मोकिंग का या अल्कोहल है, इट इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस. एंड लास्ट, अदर डिसीज कंडीशंस, डायबिटीज मेलाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ऐसी डिसीज कंडीशंस जो बहुत क्रॉनिक हैं या जिनमें इम्यूनिटी पर्सन की वीक होती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. सो हैव स्टडीड इट्स डेफिनेशन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिस्क फैक्टर्स. पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. लेट्स सी. Mycobacterium tuberculosis enter lungs of the person by any routes like inhalation, ingestion. सो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, वो लंग्स में एंटर करता है किसी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से, जैसे इनहेलेशन से, इंजेक्शन से या ट्रांसप्लेसेंटल रूट से. रीचेस द लोअर लोब ऑफ द लंग्स, फिर वो लंग्स के लोअर लोब में पहुंचता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंगल्फ बाय मैक्रोफेजेस, फिर वो जो बैक्टीरिया है एनगल्फ हो जाता है बाय द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ मैक्रोफेजेस. रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन्स, सो इंटरल्यूकिन्स का रिलीज होता है. मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स सराउंड बैक्टीरिया एंड कैशियस नेक्रोसिस अकर. फिर जो मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बैक्टीरिया को सराउंड करते हैं और कैशियस नेक्रोसिस होती है. होल स्ट्रक्चर नोन एज ग्रैन्युलोमा गोन्स फोकस. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, मतलब जो मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स जो बैक्टीरिया को सराउंड करते हैं और कैशियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोमा कहते हैं या गॉन्स फोकस कहते हैं. एनलार्जमेंट ऑफ हाइलर लिम्फ नोड्स नोन एज हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी. सो ट्यूबरक्यूलोसिस में जो हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, इसी को हम हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी कहते हैं. सो जो गॉन्स फोकस और हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी ये टुगेदर क्या बनाते हैं? गॉन्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. इसे ही हम प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. ओके, सो हमने देखा कि जो बैक्टीरिया था वो लंग्स में एंटर किया बाय रूट्स, डिफरेंट रूट्स के थ्रू. देन
it reaches lower lobe of the lungs. वहाँ पे it is engulfed by defense mechanism of the macrophages and there is release of interleukins. फिर macrophages and T lymphocytes they surround the bacteria and caseous necrosis अगर. So this whole structure form is known as granuloma or Gons focus. Then Gons focus plus hilar lymphadenopathy it together forms Gons complex, primary complex और इसी को हम प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. इसके आगे क्या होता है कि जो अगर 100 केसेस हैं प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस के तो उसमें 90% ऑफ केसेस जो होते हैं उनमें जो ग्रैनुलोमा बना था इट अंडरगोज इनटू लेटेंट या डॉर्मेंट फेज. वो लेटेंट या डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, इसी को हम लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. But when immunity of person is weak, it gets reactivated and reaches upper lobe of the lung and causes secondary tuberculosis. So जो ग्रैनुलोमा लेटेंट फेज में जाने के बाद बट कभी भी ऐसी कंडीशन आ रही है जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जा रही है तो ये वापस से रीएक्टिवेट हो जाता है और अपर लोब ऑफ द लंग में पहुंच जाता है और इट रिजल्ट्स इनटू सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस. बिकॉज एक बार होने के बाद दोबारा हो रही है, so it is called as secondary tuberculosis. Remaining 10% cases जो होते हैं वो resolve नहीं होते हैं and it leads to primary progressive TB जो कि एक more dangerous कंडीशन होती है. टाइप ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस भी देखा कि प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस, लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस. हमने पैथोजेनेसिस में देखा कि ग्रैनुलोमा या गोन्स फोकस के फॉर्मेशन के बाद गोन्स कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. 100% केसेस में 90% केसेस में ग्रैनुलोमा जो होता है वो लेटेंट या डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, इसे हम लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है तो ये रीएक्टिवेट हो जाता है एंड कॉजेज सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस. 10% of cases it does not resolve and it leads to primary progressive tuberculosis which is most dangerous. This is all about pathogenesis of pulmonary tuberculosis. Next हम देखते हैं clinical features of tuberculosis. So इसे हम कुछ headings में पढ़ेंगे. First, characteristic features of pulmonary tuberculosis. Gradual onset of symptoms over weeks or months. Any patient who has cough for more than 2 weeks or fever more than 2 weeks is suspected for tuberculosis. So tuberculosis में क्या होगा, gradual onset होगा symptoms का weeks और months तक. अगर 1 या 2 दिन या 3 दिन में symptom आ रहा है तो हम तब नहीं कहेंगे tuberculosis. It should be for weeks and months. And any patient जिसमें persistent कफ हमें देखने को या फीवर 2 वीक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो वो केस जो होगा वो टीबी के लिए सस्पेक्टेड होगा. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. तो हमें टीबी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. परसिस्टेंट कफ मोर देन 2 वीक्स जैसे हमने पढ़ा. स्प्यूटम म्यूकॉइड प्यूरुलेंट ब्लड स्टेन. तो जो स्प्यूटम का कैरेक्टर होगा वो म्यूकॉइड प्यूरुलेंट टाइप का होगा एंड ब्लड स्टेन होगा यानी हेमोप्टिसिस की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है. पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन देखने को मिलेगा. ब्रेथलेसनेस एंड लोकलाइज्ड व्हीज साउंड देखने को मिलेगी. सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. जनरल सिम्टम्स. तो जनरल सिम्टम्स में हमें लॉस ऑफ वेट देखने को मिलता है, इमासिएशन होता है पेशेंट का, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, फीवर, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर. तो फीवर हमें किस टाइप का मिलेगा, शाम के समय जो है वो फीवर देखने को मिलेगा. नाइट स्वेट्स देखने को मिलेगा. टायर्डनेस, फटीग की कंडीशन होगी. मेलाइज, एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा एंड मेंटल इरिटेशन, पेशेंट विल बी इरिटेटेड. सो दिस इज अबाउट द जनरल सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. हमने पढ़ा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. बिकॉज इट इज अ क्रॉनिक डिसीज सो देयर विल बी ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स फॉर वीक्स और मंथ्स. Any patient who has persistent cough or fever for more than 2 weeks, then it will be suspected for tuberculosis. Respiratory symptoms में हमें persistent cough देखने को मिलेगा, हेमोप्टिसिस देखने को मिलेगा, chest pain, breathlessness and localized wheeze. General symptoms में हमें weight loss देखने को मिलेगा, loss of appetite, evening rise of temperature, night sweats, tiredness, mental irritation, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस. सो कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे तो उसमें हमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ESR बढ़ा होगा. स्प्यूटम एग्जामिनेशन. रिपीटेड स्प्यूटम एग्जामिनेशन शुड बी डन फॉर कॉन्सिक्वेंटली 3 days एट अर्ली मॉर्निंग. सो स्प्यूटम एग्जामिनेशन रिपीटेडली कराना पड़ेगा 3 दिन तक अर्ली मॉर्निंग में.
Acid fast bacilli microscopy should be done with Ziehl-Neelsen stain. So जो बैक्टीरिया होता है उसे कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? Ziehl-Neelsen स्टेन. चेस्ट एक्सरे में हमें हाइलर लिम्फ नोड्स जो होंगे वो एनलार्ज देखने को मिलेंगे, जो हमने पहले पढ़ा. प्लूरल एफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है. देन ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, जो इसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है ट्यूबरक्यूलोसिस का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ मॉन्टॉक्स टेस्ट. एंड अगर इसमें इंड्यूरेशन जो है वो मोर देन 10 mm है, तभी हम कहेंगे दैट इट इज़ पॉजिटिव फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस. सो डायग्नोसिस में हमने देखा कि सीबीसी जिसमें टीएलसी ESR बढ़ा होगा. स्प्यूटम एग्जामिनेशन कॉन्सिक्वेंटली 3 डेज तक कराना है अर्ली मॉर्निंग में. चेस्ट एक्सरे जिसमें हमें एनलार्ज लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे. ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस इज मॉन्टॉक्स टेस्ट. इफ द इंड्यूरेशन इज मोर देन 10 mm देन इट इज अ पॉजिटिव फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस. So this is all about its investigations. Differential diagnosis. So हम ट्यूबरक्यूलोसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे किससे कर सकते हैं? फर्स्ट एंटेरिक फीवर, सेकेंड प्लूरल एफ्यूजन, थर्ड सेप्टिसीमिया, फोर्थ लोबार निमोनिया, फिफ्थ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड सिक्स्थ COPD, जिसमें हमने प्रीवियस डिस्कस किया था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा एंड एम्फाइसेमा. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस. सो ट्यूबरक्यूलोसिस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हेमोप्टोसिस, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, प्लूरल एफ्यूजन, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस. वी विल डिस्कस मैनेजमेंट. सो हम जनरल मैनेजमेंट या जनरल प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? रेस्ट इन बेड टिल टेम्परेचर रिड्यूसेस एंड अदर सिम्टम्स सबसाइड. सो पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहना है जब तक उसका फीवर जो है वो कम नहीं हो जाता या अदर सिम्टम्स जो हैं वो कम नहीं हो जाते, तब तक पेशेंट को रेस्ट के लिए एडवाइस करना है. डाइट रिच इन हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड विटामिन्स एनरिच्ड मस्ट बी गिवन. सो जैसा पेशेंट का इमेसिएशन इसमें हो रहा है तो इसमें जो डाइट है वो हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और विटामिन्स एनरिच्ड देनी है. In known cases, sputum must be disposed properly because TB is a contagious disease. तो जो sputum का disposal है वो properly होना चाहिए ताकि जो बाकी के लोग हैं उनको infection ना हो पाए. मिनिएचर रेडियोग्राफी टू डिटेक्ट पॉजिटिव केसेस. रेडियोग्राफी भी करनी है ताकि जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका डिटेक्शन हो पाए एंड और लोग जो हैं वो प्रिवेंट हो पाए. Avoid smoking and alcohol. So as we have studied that smoking and alcohol increases the chance of tuberculosis, तो इसको भी हमें avoid करना है. Family genetic can be a cause of this disease, so family survey is also important. So this is all about general prevention. Next, vaccination. Immunization with BCG vaccine should be done. So जो vaccine for tuberculosis है, it is BCG. Immunization with it should be done. Medication, anti-tuberculous drugs for a period of 6 months. So anti-tuberculous drugs दी जाती हैं पेशेंट को 6 months तक. Homeopathic therapeutics. So according to symptom similarity, the drugs indicated for tuberculosis are Kalicarb, Lycopodium, Phosphorus, Pulsatilla, Spongia and Tuberculinum. Friends, this is all about today's lecture. We have discussed a very important topic and ये frequently पूछा जाता है पैथोलॉजी में भी, practice of medicine and also in community medicine. Hope you have understood the topic. I have tried to explain it as easy as possible. Found my lecture useful, then do like it and share with your friends and matchmate. And do not forget to subscribe to my channel. Like, share and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you all. Bye bye. See you tomorrow.